Today we have with us Mr. Varun Kumar Paliwal. Varun Kumar Paliwal has completed his BTech in Computer Science and Engineering from Sri Mata Vaishno Devi University in 2014. After that, he gave e-litmus for off-campus placement and got placed in Sasken Technologies Limited. In Sasken, he worked as embedded developer, which is a multidisciplinary field from computer science and electronics. In 2017, he took a first switch and joined Qualcomm as a third-party employee and worked on LTE-S band, which is inclined towards DSP. In 2019, due to some circumstances, he again changed the organization and joined NetApp as a third-party employee and working in cloud storage domain. In 2019, he also got admission to pursue 2 years MTech Embedded Systems WILP program in the Department of Electronics and Electrical Engineering at BITS Pilani. So, Varun, thank you very much for accepting my request. First question, Varun, and that is a very important question कि जैसे कि हम लोग suppose campus placement में बैठते हैं और हम लोग का campus में नहीं हो पाता है, तो what are the other possible ways जिसके थ्रू जो है students companies में, जैसे कि suppose somebody is nearing his or her BTech degree या कोई BTech डिग्री अभी कर चुका है लेकिन अभी भी जो है उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए व्हाट इज द वे आउट, क्या करते हैं स्टूडेंट्स आजकल? तो सबसे पहले थैंक यू कि मेरे को आप इस प्लेटफॉर्म पे लाए और मैं अपने व्यूज शेयर कर सकूं, इस लाइक समझा। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है उस पर डायरेक्टली आते हैं। तो पहली चीज़ है कि जनरली जो ग्रेजुएट करके आते हैं तो उन्हें लगता है कि हम डायरेक्ट जो नौकरी रिलेटेड पोर्टल्स है, लाइक एक पोर्टल का नाम ही नौकरी है, फिर शाइन है, monster.com है, हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, रिज्यूमे डाल के देखते हैं एंड माइट भी वहाँ से हमें कॉल आ जाए। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सारे पोर्टल सर्विसेज आपके लिए तब यूजफुल हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए। उससे पहले अगर हम देखा जाए तो अब क्योंकि हम ऑनलाइन वर्ल्ड में आ चुके हैं एंड इवन आफ्टर कोविड ऑल्सो, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि जो हम देख सकते हैं। तो पहले मैं जनरल वे पे आता हूँ। अगर किसी को नॉन आईटी फील्ड टाइप का चूज करना, बेसिकली आईटी में जाना है बट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में चूज करना है या मैकेनिकल में चूज करना है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से लगता है ई लिटमस इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी के लिए अपीयर होते हैं, सबसे पहले वो कैंडिडेट्स का एप्टीट्यूड एंड वर्बल चेक करती है। तो जो ई लिटमस पोर्टल है वो पहले से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देता है जहाँ पे आपके एप्टीट्यूड और वर्बल रीजनिंग्स वगैरह का एक एग्जामिनेशन लेके डिटेल्स आ जाती हैं, जिसके बेसिस पे कंपनीज आपको ऑब्जर्व कर सकती हैं कि आपका किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है उस चीज में। तो उनके लिए काफी हद तक इजी हो जाता है एक प्रॉपर कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट करना। तो उससे क्या होता है कि जब आप कंपनीज के लिए अपीयर होते हैं, मान लेता हूँ मैं कि आपने लिटमस एक बार दे दिया और उसमें अगेन सेम कंसेप्ट आता है परसेंटाइल का, जिसके बेसिस पे वो ऑब्जर्व करती है। तो कुछ कंपनीज के लिए सिर्फ वर्बल काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो जॉब की रिक्वायरमेंट है, कुछ के लिए एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो परसेंटाइल देखती है एंड देन दे विल सेलेक्ट इट। एंड देन अगेन देयर इज वन मोर प्री रिक्वायरमेंट कब कि आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जैसे काफी सारी कंपनीज होती है वो विदाउट बैकलॉग स्टूडेंट्स सेलेक्ट करती है। काफी सारी कंपनीज होती है वो बैकलॉग स्टूडेंट्स लेंगी बट उसमें मिनिमम परसेंटाइल फिर 60 होता है या 70 होता है थ्रू आउट, तो उस हिसाब से। सो दीज आर मिनिमम। ऐसे अगर मिनिमम परसेंटाइल के बारे में बात करें, सपोज अ स्टूडेंट इज नॉट हैविंग अ बैकलॉग, सपोज, लेकिन उसका कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं हो पाया और वो जो है अब से ही हैज ग्रेजुएटेड और वो अब जो है मार्केट में है, तो अगर वो ई लिटमस देता है तो उसको कितना परसेंटाइल की जरूरत पड़ेगी? हाँ, तो
अगर सिर्फ हम ई लिटमस की बात करें तो ई लिटमस में प्रॉपर परसेंटाइल के बेसिस पे देखें तो जैसा मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मेरा वर्बल सेक्शन काफ़ी वीक था, तो उसमें मैं 70 परसेंटाइल स्कोर किया था। बट जो लॉजिकल रीजनिंग और नॉर्मल एप्टीट्यूड था, उसमें मेरा लॉजिकल रीजनिंग में मेरा 80 परसेंटाइल के अराउंड था, और वर्बल रीजनिंग एप्टीट्यूड में मेरा 90 परसेंटाइल के अराउंड था। और मेरा थ्रू आउट 70 परसेंटेज चला था, तो उसके बेसिस पे मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते थे। तो अच्छा, जो कॉल्स आते हैं वो कंपनीज किस तरीके का पैकेज देती है? तो अब कंपनीज का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो जो फुलफिल करती है, तो स्टार्टिंग दे विल स्टार्ट 3.2 और समथिंग लाइक दैट। तो वो एक एवरेज बन चुका है जिससे कंपनियां स्टार्ट करती हैं। तो ये 3.2 3.5 सीटीसी की बात कर रहे थे, राइट? तो मैं जो भी बात करूंगा वो सीटीसी होगा। तो 3.2 3.5 सीटीसी जो है वो नियर अबाउट कितना होता है इन हैंड? ठीक है, तो अगर हम सीटीसी की बात करें, वो अगेन कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज सीटीसी में बेसिक आपका ज़्यादा रखती है, तो अगर बेसिक ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका इन हैंड थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम दो कंपनी का कंपैरिजन करते हैं जिसमें कि पैकेज है 3.6 आपका। तो एक कंपनी ने आपका बेसिक चूज किया है एक्स अमाउंट, और दूसरी कंपनी ने चूज किया है वाई अमाउंट। तो उसके बेसिस पे जो डिफरेंस आएगा ये हो सकता है, जो फर्स्ट कंपनी है जिसमें एक्स अमाउंट बेसिक है, तो आपको इन हैंड आ रहा है 23, ठीक है। और जो दूसरी कंपनी ने वाई बेसिक सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे हो सकता है आपको इन हैंड पैकेज आए 21। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करें 3.6, तो सीटीसी का डायरेक्ट मीनिंग है कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है, कि आप जो हैं वो कितना कंपनी से कॉस्ट ले रहे हैं। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जो पैकेज में हम ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे पीएफ अमाउंट होता है, ठीक है। तो पीएफ अमाउंट में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर के दोनों का कंट्रीब्यूशन पैकेज का पार्ट होता है। बट जब आपके पास पे स्लिप जनरेट होता है, ठीक है, तो तब आपको लगता है कि ये तो सिर्फ मेरा ही अमाउंट शो किया है जब आपके पास एनेक्सर आता है, बट जब पे स्लिप आता है तब आपको लगता है कि ये तो मेरे पैकेज से कट रहा है। तो वो सीटीसी का पार्ट है, इसलिए ऐसा है। तो ये कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से पैकेज थोड़ा सा डाउन और वो जाता है। जैसे कि सपोज हम एक कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं और हमारे पास से कॉल आया हुआ है कि आप ये एग्जाम दो, वो एग्जाम दो, कुछ बेसिक एग्जाम्स होते हैं, फिर वो भी हमने दे दिया, उसके बाद हम ट्रेनिंग पे चले गए। तो कुछ बॉन्ड वगैरह होता है क्या कि ट्रेनिंग में कि कोई बॉन्ड है, आपको सम टाइम कंपनी को डिवोट करना पड़ेगा? वो ट्रेनिंग के पहले एप्लीकेबल होता है कि ट्रेनिंग के बाद में एप्लीकेबल होता है, क्या होता है? तो जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, तो बॉन्ड का बेसिकली आप मतलब ऐसे समझिए कि कंपनी बॉन्ड क्यों भरवाती है। कंपनी बॉन्ड इसलिए भरवाती है कि वो आप पे कुछ महीने के लिए स्टार्टिंग में इनपुट्स देगी, तो उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली ऐसे चलते हैं कि आपको जितना आउटपुट आ रहा है, एक एम्प्लॉय दे रहा है, उसके बेसिस पे वो सीटीसी या पैकेजेस देती है, ठीक है। तो जब कोई भी फ्रेशर्स निकलता है ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, जो भी जॉब लेता है, तो उसके बेसिस पे उनका मिनिमम ट्रेनिंग होता है। अब हम कई बार ऐसे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लोग भी आईटी फील्ड में सेलेक्ट हो जाते हैं, बट आफ्टर इंजीनियरिंग जरूरी नहीं है कि दे आर गुड इन द कोडिंग एंड एवरीथिंग। बट जब हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी में हमेशा कोडिंग नहीं चलता। दिया एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पे सिर्फ सपोर्ट करना है, आपको बस कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या फिर टेस्टिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। ओके, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग में होता क्या है कि जैसे हम कॉलेज के टाइम पे करते हैं, उस टाइप के इंस्ट्रक्टर आते हैं। अब वो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं कंपनी का पार्ट हो सकते हैं या कंपनी बाहर से भी बुला सकती है, ठीक है। तो वो चार्जेस कंपनी बॉन्ड कर रही है पर एम्प्लॉय। तो इसलिए स्टार्टिंग के 3 months और 6 months डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, वो तब तक आउटपुट एम्प्लॉय से मिलना स्टार्ट नहीं होता है।
तो ऐसा ना हो कि वो ट्रेनिंग लेने के बाद एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए, इसलिए नेसेसरी बॉन्ड भरवाती है स्टार्टिंग में, ताकि उस बॉन्ड के डर की वजह से जो फ्रेशर्स है वो उस लिमिट तक रहे। अब हर कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बॉन्ड टाइम और बॉन्ड मनी रखती है। अब बॉन्ड टाइम होता क्या है कि हमें मिनिमम इतने ड्यूरेशन तक कंपनी में सर्व करना पड़ेगा। अगर हम वो टाइम पीरियड सर्व नहीं करेंगे तो जो अमाउंट कंपनी ने स्टार्टिंग ऑफ द जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है उसमें डायरेक्टली मेंशन होता है, तो अगर वो टाइम पीरियड हम सर्व नहीं कर रहे हैं तो वो एक्स अमाउंट हमें कंपनी को देना पड़ेगा और तब हम जा सकते हैं। और तब जाएंगे तो कंपनी की जो फॉर्मेलिटीज है वो हम लीगल वे में सारी फुलफिल करके जाएंगे एंड आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अदर थिंग्स कंपनी से मिलेगा। तो ऐसा मतलब जैसे सपोज कि somebody has joined the training, हाँ, और उसको 10 दिन 15 दिन में कहीं और से कॉल आ गया या कोई रीजन के कारण उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो दी बॉन्ड अमाउंट इज स्टिल पेएबल? या बॉन्ड अमाउंट जिस दिन आप पहले दिन ज्वाइन कर रहे हो तो फर्स्ट डे ऑफ द ज्वाइनिंग में वो वहाँ पे बॉन्ड अमाउंट पे आपसे बेसिकली वो बॉन्ड अमाउंट ही वो ऑफर लेटर होता है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होती है। और वो ऑफर लेटर अगर हम गौर से देखें तो जब फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 पेज का होता है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि कितना लीव होगा, टर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, सब कुछ लिखा होता है। इवन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो भी कंपनी आपको जाने के लिए बोलती है एंड देन आल्सो यू आर पेएबल फॉर द बॉन्ड मनी। तो इसलिए आपको वो ऑफर लेटर अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है कि उसमें इस टाइप की क्या चीजें मेंशन कर रखी है। ठीक है, मैक्सिमम जगह ये चीज नहीं होती है क्योंकि आप बहुत ही रेयर केस में होगा कि आपने बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ दिए हैं जिसकी वजह से कंपनी आपको निकाल रही है तो आपको बॉन्ड मनी देना पड़ रहा है। ठीक है, बट ये एकदम बाउंड्री केस है, बट उस केस में भी आपको पे करना पड़ सकता है।